Good evening, everyone. We should have wait for the another 2-3 मिनट, 2-3-4 मिनट हम लोग वेट करते हैं ताकि और स्टूडेंट ज्वाइन कर लें. We are waiting for another 2 minutes at least. After that we'll start. तो वी शुड नॉट वेट फॉर द अनदर. हम लोग वेट नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं. कल तक हम लोगों ने आइडेंटिटीज तक की कवर कर लिया था. तो टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंगली. तो पहले भाई आइडेंटिटीज और गारंटीज दोनों क्लियर हो चुका था. आज हम लोग उसमें थोड़ा डिफरेंस पता करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द आइडेंटिटीज एंड द गारंटीज. तो पहले आइडेंटिटी आपको बताया था कि जो एक कोई आइडेंटिटी बॉन्ड लेते हैं हमने आपको बैंक वाला, और एक यासिर का एग्जाम्पल दिया था कि कोई आपने डीडी लिया है बैंक से और बैंक से डीडी बनवाया और उसके बाद आपका डीडी खो गया, सपोज दैट, एंड यू आर जस्ट वांट टू बी मेक द न्यू डीडी. देन यू व्हाट यू हैव टू डू, आपको कहना है एक आइडेंटिटी बॉन्ड देना पड़ेगा बैंक को कि समथिंग विल बी हैपन. तो आइडेंटिटी इज जस्ट लाइक ए गारंटी यू आर टेकिंग. आप इन आइडेंटिटी इज ऑलवेज देयर आर ओनली टू पार्टीज होती है. एक आइडेंटिफायर होता है, एक आइडेंटिटी होल्डर होता है. भाई गारंटी में हमको बताया जैसे बैंक में आपको अकाउंट खुलवाना है या बैंक से आपको लोन लेना है. जो एक डेप्टर हो गया, एक क्रेडिटर हो गया, एक थर्ड पार्टीज हो गया जिसको सीओटी बोलते हैं, वो इज एक्चुअली टेकिंग द लोन.
तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द आइडेंटिटीज एंड गारंटीज की हम लोग बात करेंगे। तो इसमें पहला हो गया हमारा कि नंबर ऑफ पार्टीज की अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ पार्टीज में इन आइडेंटिटीज वी हैव ओनली द 2 पार्टीज, इन गारंटी वी हैव 3 पार्टीज। सिंपल। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनमें केवल 1 कॉन्ट्रैक्ट होता है इन बिटवीन द 2 पार्टीज, इसमें हमारा 3 कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है भाई। प्रिंसिपल पीडी एंड क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेबिटर एंड द क्रेडिटर की बात करेंगे, पीडी एंड सीओटी की बात करेंगे हम लोग, सीओटी एंड क्रेडिटर की बात करेंगे। फिर हमारा लाइबिलिटीज ऑफ आइडेंटिफायर, जो हमारा आइडेंटिफायर की लाइबिलिटीज क्या होता है, इज प्राइमरी एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल डेबिटर। जो प्रिंसिपल डेबिटर होगा उससे आपकी क्या इंडिपेंडेंट होगा। तो सीओटी लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड द कंडीशनल, मतलब सीओटी क्या होता है, सपोज दैट आप लोन ले रहे हैं, जो गारंटी ले रहा है उसको हम यहाँ पर सीओटी बोल रहे हैं। ऑल दोस पर्सन हु आर टेकिंग द गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग एक्चुअली लोन, उसको यहाँ पर हम लोग सीओटी बोल रहे हैं। तो सीओटी की लाइबिलिटीज क्या होती है, सीओटी की लाइबिलिटी एक सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है और कंडीशनल होता है कि अगर मान्यता यही होता है कि अगर ये जो जिसने लोन लिया वो लोन नहीं देगा तो उसको रिपे करना पड़ेगा। एक्चुअली पे नहीं करना पड़ता है, बट दे आर हैविंग सम सर्टेन गाइडलाइंस जो हमने कल बताई थी। रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो आइडेंटिफायर गिव्स आइडेंटिटीज हैट इज ओन नॉट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से मतलब नहीं होता है, इसमें आप खुद से रिक्वेस्ट करते हो कि मतलब आप यू आर टेकिंग द आइडेंटिटी। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कॉलेजेस में आपका नाम चेंज होता है तो आप अपना कोई अपनी एक एफिडेविट टाइप का देते हो कि आइडेंटिटी बॉन्ड देते हो कॉलेज में, या एनी ऑर्गेनाइजेशन इफ समथिंग विल बी हैपन आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम। रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो सीओटी फर्निश्ड गिव द गारंटी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर। जो लोन ले रहा है वो उसके बेसिस पे एक सीओटी या जो गारंटर होता है वो क्या रिक्वेस्ट करता है। पर्पस क्या होता है, इसमें होता है कि रीइंबर्समेंट ऑफ द लॉसेस की लोग बात करते हैं। जो आपका इसमें जो हमारा गारंटी का आइडेंटिटी का जो पर्पस होता है वो रीइंबर्समेंट ऑफ लॉसेस होता है, और इसमें टू सिक्योर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय प्रिंसिपल डेब्टर। तो सिंपल है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, इसके यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पर्टिकुलर स्लाइड। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटीज की बात करेंगे तो लाइबिलिटीज ऑफ आइडेंटिफायर अराइजेस ओनली द हैपनिंग्स ऑफ द कंटीजेंसी लाइबिलिटी। Liability already exists, performance is guaranteed by the COT. For example, loan already exists, guarantor promises performance of repayment of loan की principal debtor default। अगर जो principal debtor ने जिसने मेन आदमी ने लोन लिया अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो उसके बाद गारंटर की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसमें आपका आइडेंटिफायर उसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमारा आइडेंटिफायर होगा डायरेक्टली उसकी क्या होगी, डायरेक्टली उसकी जिम लाइबिलिटी बनती है। तो फाइलिंग ऑफ सू, आइडेंटिफायर कैन नॉट सू इन इज ओन नेम एक्सेप्ट व्हेन देयर इज एनी असाइनमेंट ऑफ क्लेम इन हिज फेवर। आइडेंटिफायर एक कोई सू नहीं कर सकता है। यहाँ पर सीओटी आफ्टर डिस्चार्जिंग इज ऑब्लिगेशन कैन सू द प्रिंसिपल डेब्टर। मतलब यह है कि जो गारंटर है वो एक बार अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के बाद जो आपने गारंटी ली है, आप प्रिंसिपल डेब्टर जिसके लिए आपने गारंटी ली थी उस पर आप सू कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द आइडेंटिटी एंड गारंटी। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द गारंटी, किस किस तरीके से आप लोग गारंटी ले सकते हैं। गारंटीज आप लोगों को सिंपल पता ही है कि हम लोग बैंक्स में या किसी भी थर्ड पार्टी में हम लोग गारंटर का रोल प्ले करते हैं। तो गारंटी में ऑलवेज देयर आर 3 पार्टी। तो एक सिंपल गारंटी हो गया। सिंपल गारंटी विच एक्सटेंड टू ए सिंगल डेब्ट और ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी, सिंपल और स्पेसिफिक गारंटी। इट कम्स टू एन एंड एज सून एज द लायबिलिटी अंडर द ट्रांजेक्शन एड। सिंपल है भाई, सिंपल गारंटी का मतलब है एक आपने किसी पर्टिकुलर डेब्ट के लिए एक किसी को गारंटी दिया है, जैसे उसका ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, उसने 2 लाख 5 लाख रुपए का लोन दिया था, 5 लाख रुपए लोन उसने मेन आदमी से चुका दिया, तो आपकी गारंटी पूरी कवर हो, मतलब आपका जो गारंटर है उसकी पूरी उसकी ऑब्लिगेशंस पूरी हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड सिंगल गारंटी। स्पेसिफिक एंड कंटिन्यू गारंटी। स्पेसिफिक एंड कंटिन्यू गारंटी क्या होती है, स्पेसिफिक गारंटी और ऑर्डिनरी गारंटी क्या होता है। This guarantee is restricted to a specific transaction or engagement. For example, availing a loan from a bank. A guarantee which exceeds to a series of transactions is called continuous guarantee. मतलब ऐसी कोई गारंटी ले रहा है जिसमें सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस हैं, जैसे कि उसमें 50 EMI आए आपको, मतलब देयर आर यू हैव टू बी मेक द रीपेमेंट इन 5 ईयर, 5 साल तक की आप कुछ पैसा देकर EMI में पेमेंट करेंगे जो आपने लोन लिया था। जो यहाँ पर एक कंटिन्यूस या सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस होते हैं उसको हम लोग कंटिन्यू गारंटी बोलते हैं। इन अदर वर्ड ए गारंटी विच कवर्स ए नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड कंटिन्यू। भाई कई सारे ट्रांजेक्शन आप 4 साल 5 साल 10 साल में इफ यू आर मेकिंग डिफरेंट यू आर मेकिंग द एन नंबर ऑफ द ट्रांजेक्शंस, कई सारे ट्रांजेक्शंस आप कर रहे हैं तो उसको हम लोग कंटिन्यू गारंटी बोलेंगे।
तो सिंपल गारंटी हो गया, स्पेसिफिक एंड कंटिन्यू गारंटी हो गया। फिर हमारा आया ओरल एंड रिटर्न गारंटी। सिंपल, एक ओरल की आपने बोल के गारंटी ले लिया, एक रिटर्न आपने कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में दिया है। तो सीधी सी बात है, एक क्रेडिटर शुड ऑलवेज प्रीफर्स टू गेट द गारंटी इन राइटिंग टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट इन ए फ्यूचर। ओरल गारंटी इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव इन केस ऑफ डिस्प्यूट। सिंपल है भाई, ओरल गारंटी आपने आवाज रिकॉर्ड नहीं किया है और ओरल गारंटी दिया है, तो आप आगे उसको अगर कोई डिस्प्यूट होता है, एनी डिस्प्यूट रेजेस इन द मार्केट, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रेडिटर टू प्रूव। आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे किसी ने गारंटी लिया था। इसीलिए हमेशा जो क्रेडिटर होता है वो ये चाहता है कि एक आपको रिटर्न में गारंटी मिले। सिंपल ही है। फिर हमारा हो गया रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव गारंटी। क्या होता है? इफ ए गारंटी इज गिवन फॉर एन एग्जिस्टिंग डेप्ट इट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी। इफ इट इज गिवन फॉर द फ्यूचर डेप्ट इट इज कॉल्ड अ प्रोस्पेक्टिव गारंटी। मतलब जो एग्जिस्टिंग डेप्ट है उसके लिए हमारा हो गया रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी, और जो फ्यूचर डेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं उसके लिए हम लोग प्रोस्पेक्टिव गारंटी बोलते हैं। देख लीजिएगा रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या होता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इज ऑल अबाउट जो एग्जिस्टिंग डेप्ट की बात करते हैं, जो पुराना लोन लिया हुआ है उसकी बात करेंगे। और प्रोस्पेक्टिव गारंटी हम लोग बोलते हैं जो इफ इट इज गिवन फॉर ए फ्यूचर डेप्ट। अगर आप फ्यूचर में किसी को लोन दे रहे हैं, फ्यूचर में किसी को पैसा दे रहे हैं, फ्यूचर में किसी को उधारी दे रहे हैं, उसके लिए जो गारंटी होती है उसको हम लोग प्रोस्पेक्टिव गारंटी बोलते हैं। क्लियर? तो यही गारंटी के टाइप हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने नहीं जाना। अब हम लोग सीधा नेक्स्ट बढ़ते हैं। बेलमैन कॉन्ट्रैक्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे अब। ठीक है, सेकेंड यूनिट में हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटीज एंड गारंटीज मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसमें प्लेज है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज है। तो बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू द अनदर पर्सन फॉर सम पर्पजेस अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल। When the purposes is accomplished, we return or otherwise dispose of according to the direction of the person delivering them. तो मतलब the person delivering goods is called bailor, the persons to whom they are delivered is called bailey. जो प्रोडक्ट, जो गुड्स डिलीवर कर रहा है उसको बेलर बोलते हैं, जो और जिसको डिलीवर किया जा रहा है उसको हम लोग बेली बोलते हैं। तो बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट एक डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है, एक पर्सन के द्वारा दूसरे को हम लोग कुछ पर्पस के लिए, कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रीजंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ गुड्स एक इंसान से दूसरे इंसान को हम लोग डिलीवर कर देते हैं। जैसे कुछ अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, एक बार जैसे उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। मतलब आपने दो लोगों ने एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपने, एक इंसान ने, ए ने बी को कुछ गुड्स डिलीवर कर दिया सम पर्पस के लिए। पर्पस का वही आपका उद्देश्य आपका पूरा हो गया, पर्पस पूरा हो गया, उसके बाद या तो उसको वापस कर दीजिए बेलर को, या उसको डिस्पोज कर दीजिए अगर आपको, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो याद रखिएगा बेलर कौन होगा? जो पर्सन जो डिलीवर कर रहा है गुड्स उसको बेलर बोलेंगे, जिसको डिलीवर किया जा रहा है उसको हम बेली बोलेंगे। मतलब ए इज अ बेलर इफ ए डिलीवरिंग द गुड्स टू द बी, तो ए विल बी द बेलर एंड बी विल बी द बेली। तो बेलमैन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया? बेलमैन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट कि व्हेन द वन पर्सन्स आर मेकिंग एनी और ट्रांसफरिंग सम गुड्स टू द अदर पर्सन फॉर सम सर्टेन पर्पजेस, and when the purpose is accomplished, the person who have taken some goods, they have to be delivered, they have to be returned or they have to be disposed according to the direction of the person delivering them. Simple. Definitions में नहीं जाना। जैसे delivering the vehicles to service station for servicing होता है ना, हम अपनी गाड़ी सर्विस के लिए दे रहे हैं, उसको वापस करना ही पड़ता है। Giving clothes to the laundry for ironing, डिलीवरिंग गुड्स टू द कैरियर फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग फ्रॉम द वन प्लेस टू। जैसे हम लोग मूवर्स एंड पैकर्स में अपना एक कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि आप यहाँ से सामान लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू हैदराबाद सामान पहुँचाना है, तो दैट इज कॉल्ड बेलमेंट होता है। ठीक है, तो आप किसी पर्पज के लिए आपने उसको दिया, आपने पर्पज के लिए अपनी कार दिया कि आप इसको सर्विस कर दो ना, तो कार सर्विस के लिए दिया वो वापस ही नहीं करेगा, दे हैव टू बी रिटर्न टू दैट पर्सन हु हैव गिवन। जो बेलर ने अगर उसको सर्विस करने के लिए बेली को दिया है तो बेली को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आया व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें एसेंशियल फीचर्स कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया, इट इज अ डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू द अनदर, फॉर एग्जांपल डिलीवरिंग ए व्हीकल टू द वर्क्स ऑफ रिपेयर्स इन एन एक्चुअल डिलीवरी। सिंपल, डिलीवरी हमेशा होगी
वर्चुअल डिलीवरी नहीं होगी, देयर विल बी अ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ रहे ना, एक इंसान से दूसरी जगह प्रोडक्ट मूव करेगा, देयर विल बी अ फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन। पर्पज द गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर द सम पर्पज। जब जैसे हमने गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं आयरन के लिए, तो दे आर सम सर्टेन पर्पजेस ना। देन द वंस द पर्पजेस विल बी अकम्प्लिश्ड, once the purposes will be complete, you have to be return those goods to the main person। मतलब जो भी आपका बेलर है उसको वापस करना पड़ेगा। रिटर्न, it is agreed that when the purpose is accomplished, the goods are to be returned or otherwise disposed of according to the direction of the bearer। सिंपल, वापस तो करना ही करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बेलमेंट अराइजेस फ्रॉम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ द बेली ऑफ गुड्स, बेलमेंट अराइजेस फॉर इम्प्लीकेशन। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है, उसकी जैसे ही आपने सब पूरा एक देर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बेलर एंड बेली, ठीक है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही आपने वो पूरा काम पूरा हो जाएगा, आपको गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा और उसके बदले आपको बेली को यू हैव टू बी मेक सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी। भाई कोई सर्विस कर रहा है, आप कपड़े आयरन कर रहा है, तो वी हैव टू बी मेक सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी। उसके अगर आप पैसा पे नहीं करोगे तो वो तो रख ही सकता है कपड़े ना, क्योंकि कहीं ना कहीं से कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा बेली को। ओनरशिप, इन बेलमेंट द बेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स। ओनर तो बेलर ही रहेगा ना भाई, जिसने अपनी कार दिया सर्विस के लिए तो ओनर तो वही रहेगा। देयरफॉर बेलमेंट डजंट कॉज एनी चेंजेस ऑफ ओनरशिप। इसमें ओनरशिप चेंजेस नहीं होता, ये याद रखिएगा। कॉमन सेंस की बात है, अगर आपको बेलमेंट याद रहेगा तब तो ओनरशिप वाला कॉन्सेप्ट याद रहेगा। कार सर्विस के लिए तो ओनरशिप ना चेंज होता है, ओनर तो सेम ही रहता है। तो देयर विल नॉट बी चेंजेस इन ओनरशिप। मूवेबल गुड्स, बेलमेंट इज कंसर्न विद द, हमने स्टार्टिंग यहीं से किया था कि बेलमेंट केवल मूवेबल गुड्स की हम लोग बात करेंगे। मनी इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी इन द मूवेबल गुड्स। डिपॉजिट्स ऑफ मनी इज नॉट बेलमेंट, ठीक है। जो एक फिजिकल गुड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग इजिली वी कैन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, वन प्लेस टू द अदर पर्सन। तो दीज 6 आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? डिलीवरी, पर्पजेस, रिटर्न, कॉन्ट्रैक्ट, ओनरशिप एंड मूवेबल गुड्स, ठीक है। अब आया डिलीवरी टू द बेली। बेली कौन है? जिसको सामान हम डिलीवर कर रहे हैं। तो डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू बी बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स in the possession of the intended belly or any person authorized to hold them on the behalf। सेक्शन 139 के अनुसार ये है कि बेली तभी रिस्पॉन्सिबल होगा या तो बेलर के द्वारा गुड्स उसके पास पहुंच जाएं या थर्ड पार्टी के द्वारा गुड्स उसके पास पहुंच जाएं। एज पर द सेक्शन 149, ये नोट कर लीजिएगा। प्रांजल बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जब सामान आपने कोई एक सर्टेन पर्पजेस के लिए एक इंसान से दूसरे इंसान को दे दिया, जैसे वो पर्पजेस एकम्प्लिश हो जाएगा, बेलर को सामान वापस करना पड़ेगा। तो डिलीवरी टू द बेली का मतलब है एज पर द सेक्शन 149 में ये है, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द इंटेंडेड बेली ऑफ एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड टू होल्ड देम। मतलब बेली तभी जिम्मेदार होगा, ऑथराइज होगा और पोजीशन उसके पास तभी पहुंचेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी तभी होगी जब उसके पास गुड्स डिलीवर हो जाएगा एज पर द सेक्शन 149। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स होते हैं? देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स। बेलमेंट इज व्हाट वी कॉल बेलमेंट इज वेरियस टाइप्स। इट कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। तो इट कैन बी क्लासिफाइड it can be classified in the following basis: benefit and reward to the parties, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द बेनिफिट के बेसिस पे हम लोग कैसे करते हैं और बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड के बेसिस पे हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि बेस्ड ऑन द बेनिफिट। 2 तरीके से हम लोग बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं। तो एक तो हो गया हमारा बेस्ड ऑन द बेनिफिट, इसमें हो गया हमारा बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ। बेलर कौन होता है? मैं बताया था, इन सच कॉन्ट्रैक्ट ओनली द बेलर इज बेनिफिटेड बट द बेली डजंट ड्राइव एनी बेनिफिट फ्रॉम इट। फॉर एग्जाम्पल लिविंग गुड्स इन सेफ कस्टडी विदाउट पेइंग। होता ही ना, जैसे कि हम लोग मंदिर अंदर में जाते हैं, किसी भी उसमें स्पिरिचुअल या किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पर अपने शूज रख दिए, अपना लगेज रख दिया, ठीक है। तो बेलर कौन हुआ? जो आप सामान डिलीवर कर रहे हैं
उसने आपके पास रख लिया विदाउट, अब आपसे कुछ चार्ज तो कर नहीं रहा है, तो जिम्मेदारी पूरी किसकी हो गई? जिम्मेदारी तो बेली की होगी, क्योंकि सामान उसको डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द बेनिफिट की बात करेंगे तो पहला हो गया बेलर फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ, तो आपको बेलर का क्या हुआ? इन सच कॉन्ट्रैक्ट ओनली द बेलर इज बेनिफिटेड, जो रख रहा है प्रोडक्ट, जो रख रहा है गुड्स, उसी को बेनिफिट हो रहा है। बेली क्या है? ए बेलमेंट इन विच द बेली इज एक्सक्लूसिवली बेनिफिट बट बेलर इज नॉट। फॉर एग्जाम्पल ए लोन ऑफ सम आर्टिकल्स लाइक ए पेन। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर चीज पे लोन ले रहे हैं, उस पे केवल बेली को फायदा हो रहा है। कैसे? क्योंकि बेली उस पर्टिकुलर चीज को यूज भी कर सकता है और साथ साथ में आप उसके बदले में उसको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो बेलर को कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट में फायदा होगा? जब बेलर बेली को एक भी पैसा पे नहीं कर रहा है और उसके बाद भी उसको गुड सेफ रखना है उसके लिए, बेलर के लिए। बेली को फायदा क्या होगा? आप ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जहां पर बेलर जो पर्सन है वो गुड्स भी दे रहा है उसको और पैसा भी दे रहा है उसको। ठीक है, क्योंकि पैसा तो बेली ने क्या करा? बेली ने अपना कुछ पैसा उसको दे दिया, आपने कुछ गिरवी रखा, पेन रिप्लेस भी बोलते हैं इसको हम लोग, रिप्लेस से थोड़ा सा अलग है। आप लोग की इसमें लिखा है कि लोन ऑफ सम आर्टिकल्स लाइक ए पेन, तो आपने कुछ ऐसे आर्टिकल्स पे आपने लोन लिया है जिसपे आप जिसपे बेली यूज भी कर सकता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बेली। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द बेनिफिट में थर्ड हो गया म्यूचुअल बेनिफिट। व्हेन द बेलर डिलीवर्स इस आर्टिकल टू अनदर फॉर रिपेयर और गिफ्ट इज गुड्स टू कैरिज फॉर ए कैरियर फॉर कैरिज, इट इज नोन एज ए बेलमेंट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायरिंग रिपेयर। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ कर रहे हैं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप अपनी गाड़ी को सही कर रहे हैं, गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं, आप कोई कार हायर कर रहे हैं, तो उसमें दोनों को फायदा है। उसको आपको क्या फायदा है? आपकी कार की सर्विस हो रही है, आपकी कार रिपेयर हो रही है। और व्हाट बेलीज आर गेटिंग द बेनिफिट, बेलीज को क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द म्यूचुअल बेनिफिट। तो बेस्ड ऑन द प्रॉफिट के बेसिस पे तीन हो गए कि आपका एक है बेलर के लिए कौन सा, किस बेसिस पे हमारा होगा बेनिफिट होगा, बेली को क्या बेनिफिट होगा, और म्यूचुअल बेनिफिट हमारा कब होगा। तो म्यूचुअल बेनिफिट तभी होगा जब आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर हायरिंग की बात करेंगे, कार रिपेयर के लिए दिया आपने, आयरन के लिए कपड़ा दिया। ठीक है, तो उसमें तो दोनों का फायदा है, आपके कपड़े आपके गुड्स एंड सर्विसेज को रिपेयर कर रहा है और उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है। ये बेस्ड ऑन द बेनिफिट हो गया। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड। हमने बोला था कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके से करते हैं, एक बेनिफिट के बेसिस पे करेंगे और एक कॉन्ट्रैक्ट रिवॉर्ड्स के बेसिस पे करेंगे। तो पहला हो गया इसमें हमारा, ठीक है, ग्रेशियस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेशियस बेलमेंट। ग्रेशियस बेलमेंट होता है कि नीदर बेलर नॉर बेली इज इंटाइटल्ड फॉर द रेम्यूनरेशन। एग्जाम्पल लेंडिंग ए बुक टू ए फ्रेंड। सीधी सी बात है ना, आप किसी से बुक किताब उधार ले रहे हैं, किसी को बुक दे रहे हैं, आप किसी से बुक ले रहे हैं, तो किसी को बहुत ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड, लेकिन हाँ रिवॉर्ड तो मिल ही रहा है ना भाई, आपके किसी का एहसान, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एहसान, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है ना। तो ग्रेशियस बेलमेंट इज ऑल अबाउट नीदर बेलर नॉर बेली इज इंटाइटल्ड फॉर द रेम्यूनरेशन। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट ऑफ रिवॉर्ड ईदर बेली और बेलर इज इंटाइटल्ड टू द रेम्यूनरेशन। जैसे हमने आपको बताया था, हायर कोई आपने कार हायर किया, टेलर की बात करेंगे हम, जो एक हमारा आप कपड़ा आयरन के लिए दे रहे हैं, गाड़ी सर्विसेज के लिए दे रहे हैं। तो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट और ग्रेशियस बेलमेंट में क्या हो, ग्रेशियस बेलमेंट में दोनों को बेनिफिट नहीं होगा, कोई रेम्यूनरेशन नहीं देना है। नॉन ग्रेशियस में आपको जैसे कोई भी चीज़ आपने हायर पे दिया या हायर पे लिया, हायर किया कुछ भी, टेलर की बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सब एग्जाम्पल्स हमारे बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमने बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो बताया आपको, बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द ठीक है, रिवॉर्ड की बात किया हमने, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट की बात किया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ द बेलर। बेलर पता है ना कौन है, दोबारा बता रहे थे, उन्होंने लेट ज्वाइन किया, मतलब आप किसी को सामान भेज रहे हैं, जो हु इज एक्चुअली डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड बेलर। तो इसमें लिखा भी है बेलर इज द पर्सन हु डिलीवर गुड्स टू द अनदर इन अ बेलमेंट। इस ड्यूटीज कौन कौन सी ड्यूटीज है, सेक्शन नोट कर लीजिएगा जहां पर सेक्शन लिखा है। बेलर्स ड्यूटी टू पुट बेलीज इनटू द पोजीशंस। ठीक है, द वेरी बेसिस ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बेलर्स टू बेली। तो सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ बेलर डिलीवर द पोजीशन ऑफ गुड्स टू द बेली। सिंपल सी बात है भाई, आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पहले आपको अपना सामान, पहले आप अपना गुड्स को डिलीवर करना ही पड़ेगा ना बेली को।
तो एज पर द सेक्शन 149 ड्यूटीज क्या हुई बेलर की कि पहला आपको सामान अपना दूसरा डिलीवर करना पड़ेगा बेली को, ठीक है। बेलर ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन अ गुड्स बेल्ड, मतलब जो गुड्स आप बेल कर रहे हैं, जो गुड्स आप दे रहे हैं सामने वाले को, वट एवर द गुड्स यू आर डिलीवरिंग टू द बेली, यू हैव टू बी डिस्क्लोज एनी फॉल्ट। गॉट इट, मतलब आपसे हमने कुछ कार लिया, आपकी कार में पहले से डिफॉल्ट था, बाद में कुछ पंगा हो गया, आप बोले नहीं आपने तो खराब करके दे दिया, तो इट विल नॉट बी हैपन लाइक दिस। तो एज पर द सेक्शन 150 में है कि ये याद रखिएगा भाई 123 वहाँ पे था, फिर 149 बेलर में हो गया, 150 हमारा यहाँ पर हो गया। तो एज पर द सेक्शन 140 बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन अ गुड्स बेल्ड। तो whatever the faults, whatever the damages you have within your product, you have to be disclosed in front of the belly. Got it? सिंपल। तो दो ड्यूटीज हो गई हमारी बेलर्स की, एक हो गया कि आपको सामान डिलीवर करना है, गुड्स डिलीवर करना है बेली को, दूसरा जो भी आपके डैमेजेस है वो आपको डिस्क्लोज करना है। थर्ड हो गया कि पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन अ ग्रेजुअस bailment, whereby the condition of the bailment, the bailey is to receive no remuneration, the bailor shall repay to the bailey the necessary expenses incurred by him for the purpose of the bailment। जैसे हमने आपको बताया था कि ग्रेशियस से बेलमेंट में कोई भी रेमुनरेशन नहीं मिलता है, लेकिन इवन दो आपका जो बेलर है, आप कुछ भी जो नेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी ड्यूटी है, आप उसको पैसा पे कर दीजिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ब्रीचेस ऑफ वारंटी ऑफ द टाइटल, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉसेस विच द बेली में सस्टेन by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give direction respecting them। मतलब ये है कि आप, मतलब जो बेलर ने हमने अपना गुड्स आपको दिया, ठीक है, तो आई एम द बेलर, यू आर द बेली। अगर कुछ भी उसमें कुछ घटना हो गया, उसमें कुछ डैमेजेस हो गया, तो बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉसेस which the bailey may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment और टू रिसीव बैक द गुड्स और टू द गिव डायरेक्शन रिस्पेक्ट। तो उसकी जिम्मेदारी भी बेलर ही की है, समझ रहे हैं। ये तो गलती हो गया ना कि हमने प्रोडक्ट भी हम अपना दे रहे हैं, गुड्स भी अपना दे रहे हैं, उसके बाद अगर कुछ भी पंगा होता है, उसमें कुछ भी डैमेजेस होता है, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल, बेलर विल बी द रिस्पॉन्सिबल एज पर द सेक्शन 164। गॉट इट। फिर हो गया बेलर्स ड्यूटी इन अ प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ ग्रेशियस बेलमेंट, सेक्शन 159 की बात कर रहे हैं। बेलर्स ड्यूटी टू रिसीव बैक द गुड्स, बेलर की एक जिम्मेदारी है कि सामान वापस लेना है आपको, क्योंकि कुछ टाइम के बाद तो अगर आप नहीं लेंगे तो कुछ टाइम के बाद उसकी एक बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा आपके गुड्स के लिए, ठीक है। तो ये बेलर का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेली। बेली कौन है? जो गुड्स आपसे ले रहा है, जिसको गुड्स आप डिलीवर कर रहे हैं, उसको हम बेली बोलते हैं। तो फॉलोइंग आर द ड्यूटीज ऑफ द बेली। कौन कौन सी ड्यूटीज हैं बेली की? पहला हो गया तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 151 इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक केयर ऑफ द गुड्स एज मच एज इट इज ओन गुड्स ऑफ द सेम बल्क क्वालिटी एंड द वैल्यूज। मतलब एज पर द सेक्शन 156 में क्या कहते हैं कि आपको वैसे ही गुड्स की केयर करनी है जैसे खुद की गुड्स की केयर करते हैं, मतलब बिकॉज यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द केयरिंग द गुड्स, ठीक है। Despite the reasonable care, if the goods are damages or destroyed in any way, the bailey is not liable for the loss। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। हर कोई if the goods are damages हो गया, destroyed in any way, किसी तरीके से goods destroy हो गया, damages हो गया, तो bailey is not liable for the losses, destruction or the deterioration as per section 152, ठीक है। For example, who was going out of the town delivering his pet dog to his friend, dog gets sick and dies, A was liable to as he failed to exercise reasonable care। तो मतलब आप किसी को अपने डॉगी किसी को देखे गए कि ठीक है उसका केयर कर लीजिएगा, कुछ समथिंग विल बी हैपन, कुछ घटना हो गई, तो जिसको देखे गया है बेली जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 151 याद रखिए कि आपको अपने जैसे दूसरे अपना गुड्स की केयर करते हैं वैसे ही आपको बेलर के गुड्स की केयर करना है। फिर हो गया नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स, मतलब जो गुड्स आपको दिया उसको अनऑथराइज यूज नहीं करेंगे। इफ द बेली यूजेज द गुड्स बेल्ड इन अ मैनर विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, he shall be liable for any losses even though he is not guilty of negligence, even if the damages is the result of an accident। As per the section 154 के तहत ये बोला गया है
आपने कुछ अनऑथोराइज यूज किया गुड्स का, जो आपको गुड्स डिलीवर किया गया था उसमें भी कुछ डैमेजेस हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो आपको वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेलर बेली की जिम्मेदारी हो गई। राइट्स की बात हो गया, और डिटेल में नहीं जाना है, राइट्स में नहीं जाएंगे। राइट्स आप बेलर देख लीजिए, ड्यूटीज हो गई, राइट्स भी देख लीजिए। तो राइट्स में पहला हो गया राइट्स ऑफ टेकिंग बैक द गुड्स बेल्ड, जो गुड्स आपने बेल किए थे उसको राइट वापस लेना है। राइट्स इन केस ऑफ द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, राइट टू गुड्स बेल्ड बिफोर स्टेटेड पीरियड्स, राइट टू डिसोल्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, राइट टू ग्रेशियस गुड्स, राइट इन शेयर ऑफ प्रॉफिट, कंपनसेशन फ्रॉम रॉन्ग डूअर, रिटर्न ऑफ गुड्स लेंट ग्रेसियसली। ठीक है, अब बेलीज के क्या राइट्स होते हैं? बेली कौन है? जो जिसके पास सामान रख रहे हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ द बेलीज राइट, आपको ये पढ़ना नहीं, एक बार देख लीजिए कि राइट टू रिकवर डैमेजेस, राइट टू रिसीव कंपनसेशन, राइट ऑफ द लीगल एक्शन, राइट टू रिकवर बेलमेंट एक्सपेंसेस की बात करेंगे हम लोग, राइट ऑफ लीन की बात करेंगे, राइट ऑफ एडमिटीज की बात करेंगे। इन सब का सेक्शन भी आपको नहीं याद करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेलर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलर हमने पूरा बता दिया आपको, बेलर बेली क्या होता है पूरा आपको ठीक से समझा दिया। राइट्स की ड्यूटीज क्या है, उसके राइट्स क्या होता है, टाइप्स के कौन कौन से जो टाइप्स के होते हैं, और व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ, ठीक है, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग बात करते हैं प्लेज। देखिए उसमें आपको देखेंगे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में सेकंड यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक है, एजेंसी से पहले प्लेज। प्लेज माने गिरवी रखना ना। तो बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ ए डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। द बेलर इज इन दिस केस कॉल्ड पॉनर, द बेली इज कॉल्ड पॉनी। ठीक है, जो सामान रख रहा है जिसके पास, उसको पॉनर, जो रख रहा है उसको पॉनर बोलेंगे, और जो द बेली इज कॉल्ड पॉनी। बोल भाई हो गया, वहां पर भी हम लोग बेलर और बेली की बात कर रहे थे। जो सामान गुड डिलीवर कर रहा था उसको बेलर बोल रहे थे, जिसके पास डिलीवरी कर रहा था उसको बेली बोल रहे थे। बट इन टर्म्स ऑफ द प्लेज में बात कर रहे हैं, पॉनर कौन होगा? PAWNOR। पॉनर वो होगा जो गुड्स अपना प्लेज कर रहा है, जिसके पास कर रहा है उसको हम लोग पॉनी बोलेंगे। फ्रॉम द डिफिनेशन इट इज फाउंड दैट देयर आर 3 एसेंशियल फीचर्स ऑफ द प्लेज। प्लेज तो पता ही हम लोग कुछ कोई सर्टेन, जिसको हम लोग कोलेट्रल लोन बोलते हैं, आपने सुना होगा ना। कोलेट्रल लोन जिसको होता है वही होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दिया, प्रॉपर्टी रख दिया, उसके बदले आपने पैसे ले लिए। तो फ्रॉम द डिफिनेशन इट इज फाउंड दैट देयर आर 3 एसेंशियल फीचर्स ऑफ द प्लेज। कौन कौन से एसेंशियल फीचर्स होते हैं? देयर मस्ट बी ए बेलमेंट ऑफ द गुड्स, डिलीवरी जरूर होना चाहिए गुड्स का। द बेलमेंट मस्ट बी वे ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। द सिक्योरिटी मस्ट बी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस। देयर आर 2 पार्टीज टू द प्लेज, पॉनर एंड पॉनी। सिंपल है। एग्जाम्पल देखिए नीचे लिखा है, बोरोवर से इन्हें 2 लाख रुपए फ्रॉम बैंक से बोरो किया, कीप इज ऑर्नामेंट as a security for payment of the debt. It is a contract of the pledge where A is the pawnr and B is the, तो तुमने कुछ भी अपना सामान रखे, गुड्स अपने गुड्स रख के बैंक से 2 लाख रुपए का लोन ले लिया। ठीक है, अब हम लोग ये नहीं देखते, हम लोग केवल एक ये देख लीजिए, उसके बाद पूरा खत्म हो जाएगा ये कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, नहीं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लेज एंड बेलमेंट। ठीक है, तो पर्पजेज ऑफ डिलीवरी की बात करेंगे। गुड्स आर प्लेजेस फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस, that is repayment of the debt or performance of promises. Goods are billed for any purposes. ठीक है, यहाँ पे एक मेन ही पर्पज होता है, मेन पर्पज ये होता है प्लेज में आपको पैसा मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स आर प्लेज एज ए सिक्योरिटी, जो हम लोग गुड्स रखते हैं वो एज ए सिक्योरिटी रखते हैं। यस रखती पानर जिसकी प्रॉपर्टी है। बेलमेंट क्या हो, इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स आर प्लेज एट ए सिक्योरिटी, जो गुड्स रखते हैं वो सिक्योरिटी की बात करते हैं। बेलमेंट में होता है गुड्स आर बेल्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज और फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात हम लोग करते हैं। यूज ऑफ द गुड्स, पॉनी कैन नॉट यूज द गुड्स, ही हैज टू सिंप्लीफाई कीप देम एज ए सिक्योरिटी। उसको यूज नहीं कर सकता है प्लेज। मतलब बैंक में अपने गोल्ड ज्वेलरी रखा है तो बैंक उसको यूज नहीं कर सकती है। बेली में यूज देम और प्रोवाइड सम सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एज पर द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट। ठीक है, इसमें बेलमेंट में बेली गुड्स को यूज कर सकता है। राइट अवेलेबल इन केस ऑफ द डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो क्या क्या अधिकार है? इन केस ऑफ द डिफॉल्ट बाय द पॉनर, पॉनी कैन सेल द गुड्स। होता ही है, आप पैसे नहीं दे पाए तो पॉनी क्या करेगा? जिसके पास अपने गुड्स रखा है वो उसको बेच के उसको कंपनसेट कर सकता है। बेली हैज राइट ऑफ लीन एंड राइट टू यूज बेलर फॉर द ड्यूटीज। सेम, बस ये देख लीजिए, ये सेक्शन याद कर लीजिए। राइट एंड ड्यूटीज, पॉनी की राइट एंड ड्यूटीज क्या होती हैं?
इसमें हमारा हो गया राइट ऑफ रिटेनर सेक्शन 173 174, राइट ऑफ रिकवर एक्सपेंसेस 175, राइट ऑन डिफॉल्टर बाय पॉनर 176। ठीक है, और डिटेल में नहीं जाना है आपको, क्या होता है इससे मतलब नहीं है, ये सब नहीं पढ़ना है। ये कुछ कुछ क्वेश्चन आपको भेज देंगे करने के लिए, आप देख लीजिएगा इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड यूनिट। हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट लीगल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेसेस में पहली यूनिट हमने कंप्लीट कर ली, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कल हमने पढ़ा था, वीडियो हमारी अपलोड है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। फ्री कंसेंट हो गया, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीचेस कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये हमने बीच में ऑलरेडी कंप्लीटेड इन स्टार्टेड लेक्चर। आज हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में, कल भी हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द आइडेंटिटीज कल पढ़ा दिया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कल पढ़ा दिया था, उसके बाद आज भी हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आज हमने बात किया, बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है, और उनके राइट्स क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होते हैं, टाइप्स क्या होता है, प्लेजेस क्या होता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद 4-5 और बचेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें से इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है आरटीआई, आईपीआर और गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो आपको पढ़ा देंगे कल। तो आज हम लोग बात करते हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड द थर्ड यूनिट, थर्ड एक्ट ऑफ लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेसेस, दैट इज ऑल अबाउट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्लियर? अभी तक की कोई दिक्कत प्लीज बता दीजिए, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट इन अभी तक की जो पढ़ा है, प्लीज जल्दी रिप्लाई करिए। प्रांजल, संस्कृति, काजल, तृप्ति, अर्चना, आप, जानवी, आप, डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन द टुडेस लेक्चर? उसके अलावा हम अदरवाइज आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। ओके, नो, थैंक यू। तो हम लोग आज बात करते हैं, नेक्स्ट हो गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 क्या है? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाम से समझ आ रहा है कि गुड्स को सेल करने के लिए एक्ट बनाया। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज वन ऑफ द ओल्ड mercantile law. Sale of goods is a special type of contract. Initially this was a part of the Indian Contract Act itself in a chapter 7 section 76 to लेकर 123। तो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आता था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हमने बाद में दोबारा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोगों को पता है 1872 में आ गया था ना, तो उसी में एक चैप्टर था, 7 चैप्टर में सेक्शन 76 से लेकर 123 तक की सेल ऑफ गुड्स एक्ट की लोग बात करते थे। आज बढ़ते अभी आफ्टर 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपने आप इंडिपेंडेंट एक एक्ट बना दिया गया है। लेटर दीज सेक्शंस वर डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेपरेट सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाज पास्ड ऑन 15 मार्च 1930। इट केम इनटू द फोर्सेस ऑन जुलाई 1930 and Indian Sales of Goods Act 1930. Later many amendment were made under। तो उसके बाद कई सारे एक्ट्स बनाए हैं हम लोगों ने, कई सारे अमेंडमेंट किए हैं, लेकिन हम लोग बात यही करते हैं कि पहले गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता था 1872 में, उसके बाद हम लोगों ने एक अपना एक अलग ही एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बना लिया, जो 1 जुलाई 1930 को एग्जिस्टेंस में आ गया। दे स्टार्टेड वर्किंग इन 1 जुलाई 1930। तो ये एक्ट 6 बार बाद में 1930 के बाद अमेंडेड हुआ, रिपील किया गया इन 1938। द एक्ट 41 ऑफ द 1940 की बात करेंगे। एडॉप्शन ऑफ लॉ, द पार्ट बी स्टेट लॉ, इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1963, द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स एक्ट 1993। तो कई बार उसको दोबारा मॉडिफाई किया गया है, कई बार अमेंड किया गया है, तो वो हम लोगों को एक बार देख लीजिएगा कि 6 बार, टोटल 6 बार अमेंडमेंट हुआ। ये पूछ सकते हैं वो लोग कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है अभी तक के। तो पहले डिफिनेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स इज कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइसेस। ठीक है, दैट इज मनी कंसिडरेशन। मतलब देयर इज द सेल ऑफ गुड्स का मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर। सेलर हैज टू बी ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टीज टू द बायर्स एंड बायर क्या करेगा? बायर हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी, है ना।
भाई बायर पैसा देगा तो सेलर उस गुड्स को ट्रांसफर करेगा. दिस कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइज टू द सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, स्टॉक एंड शेयर्स, growing crops, grass and things attached to a or forming part of the land that are agreed to be separated before sale or under the contract of the sale. This sale is though not applicable to the actionable claim and money under this contract of the sale, property and goods is immediately transferred. मतलब सिंपल ही है. नॉर्मली क्या होता है सेलिंग में कि जब भी हम लोग को एक सामान मार्केट से लेने जाते हैं, देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. होता ही है. आप एक हाथ से पैसा देते हैं, एक हाथ से गुड्स डिलीवर होता है. तो डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ऑल अबाउट कि देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बायर्स टू द सेलर्स टू द बायर, एंड बायर हैज टू मेक द पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी. बायर उसको पैसा पे करेगा. ठीक है. तो व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. साइलेंट फीचर्स कौन कौन से? तो पहला हो गया द लॉज रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स बोथ इन इंडिया एंड द इंग्लैंड आर कोडिफाइड. इन इंडिया द स्टेचू इज नोन एज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. इसमें गलत स्पेलिंग गलत लिखा हुआ. ठीक है. इन इंग्लैंड इस वाज नोन एज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1993. तो ये नहीं यार, साइलेंट फीचर यही है. दो आप देख लीजिएगा, वो डिटेल में नहीं जाना. मुद्दा ये है कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल. पहला हो गया टू पार्टी. दो पार्टीज तो होती हैं, कॉमन सेंस की बात है ना. जब भी हम लोग कुछ बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो देयर विल बी ऑलवेज टू पार्टीज, है ना. तो दो पार्टीज होनी चाहिए एज पर द सेक्शन 64 सब सेक्शन 3. गुड्स, देयर गुड्स मस्ट बी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एक्शनेबल क्लेम. मनी, स्टॉक एंड शेयर्स की बात नहीं करेंगे. ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास एंड थिंग अटैच्ड फॉर फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर अग्रीड टू द. ठीक है. हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इन सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे जो मूव नहीं कर सकते हैं. थर्ड हमारा एसेंशियल हो गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए. मॉनेटरी कंसिडरेशन. इफ द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, देयर इज नो सेल इज डन, इट डजंट कम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. चलता नहीं था, आपको पता होगा पहले वाटर सिस्टम चलता था, गुड्स के बदले गुड्स. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक और WTO ने आके इसको बिल्कुल खत्म कर दिया है. पहले तो ट्रेड ऐसी होती थी ना कि आप जो कुछ एक गोल्ड के बदले सिल्वर, सिल्वर के बदले गोल्ड, कमोडिटी एग्रीकल्चर के बदले गोल्ड, तो वो अब बिल्कुल खत्म हो गया मार्केट से. तो इफ द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स, अगर गुड्स के बदले गुड्स आपने एक्सचेंज किया है तो उसका मान्यता ये है कि देयर विल बी नो सेल इज डन एंड इट डजंट कम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल. उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल में नहीं मानेंगे. इट इज जस्ट कंसिडर्ड एज ए गिफ्ट. Therefore, the consideration for the contract of sale must be money, but where the goods are exchanged partially for money and partially for goods, then it will be contract of the sale. Simple. आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी माना जाएगा जब उसको पैसे में मनी, मॉनेटरी कंसिडरेशन होगा, उसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होगा. और पार्सली आप गुड्स में कर रहे हैं, पार्सली मनी में कर रहे हैं, तब भी उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा. ठीक है. फिर हो गया एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने पहले स्टार्टिंग में बात किया था. द सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड आल्सो सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल एलिमेंट नेसेसरी फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था कल. स्टार्टिंग में ही किया था हमने. as laid down in section 10 of the Contract Act. For example, an object of a contract should be lawful. All parties must be competent to enter in a contract, etc. The contract of the sale may be absolute or conditional. मतलब कि whatever the essential elements we have in Indian Contract Act 1872, वो पूरे जो as per section 10 है, वो पूरे आपको पूरे होने चाहिए, तभी आपको कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. मतलब पर्सन, मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इनकॉम्पिटेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए आपका, ठीक है, कोई कोएर्सन वाली बात नहीं हो, ठीक है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए. तो वही कुल मिला के जो भी वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए. ठीक है, तो ये से इसके अलावा ये सब कुछ नहीं पढ़ना. डिफरेंस बिटवीन सेल एंड अग्रीमेंट टू द सेल आपको पता ही है. सेल हो जाता है जिसमें हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं. अग्रीमेंट टू द सेल होता है कि हम आगे उसको पे करेंगे. ठीक है, तो sale is an executed contract wherein the agreement to the sale is always an executory contract. Executed means that the owner of the goods has been transformed to the buyer, है ना. तो हमारा सेल माना जाता है जब हमारा ओनरशिप चेंज हो जाती है. अग्रीमेंट टू सेल होता है, अग्रीमेंट कर लिया हमने भाई कि हम मकान लेना है, घर लेना है, अग्रीमेंट कर लिया सेल उसका मकान का कि आपको 1 साल बाद आपको मकान दे दिया जाएगा. तो अग्रीमेंट कर लिया, जैसे पूरा पैसा पे कर देंगे आपको पोजीशन मकान की दे देंगे. तो सेल इज ऑल अबाउट देयर इज अ मूवमेंट ऑफ ओनरशिप, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम बायर सेलर टू बायर. बट इन टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट टू सेल देयर इज, ये होना है अभी पॉसिबल, इन फ्यूचर में होना है, अभी कोई इसमें मूवमेंट नहीं होता है.
ठीक है। फिर हमारा हो गया फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। ए कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेल शुड सेटिस्फाई ऑल द एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफर फ्रॉम वन पार्टीज एंड द एक्सेप्टेंस बाय द अदर। It is also necessary, it may be oral or written or partially in written, partially in oral in a contract of the seller. However, the offer and acceptance must be related to the buy or sale movable goods for price. सिंपल ही है। तो इसमें आता है कि हम लोग की ये कैसे हम लोग की फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। गुड्स हो गया, एग्जिस्टिंग गुड्स हो गया, फ्यूचर गुड्स हो गया, कॉन्टीजेंट गुड्स हो गया। एग्जिस्टिंग गुड्स पहले से ही है, फ्यूचर गुड्स हम लोग जैसे मकान की बात करें अभी बना नहीं है, केवल अग्रीमेंट कर लिया, एंड कॉन्टीजेंट गुड्स हो गया। एग्जिस्टिंग गुड्स में स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स और जेनेरिक गुड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स हमको पता है गुड्स विच आर ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द सेल और एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स आर फॉर द थ्री टाइप। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या कि पहले से ही सेलर के पास ओनरशिप उसके पास है, वो उसके पास में है, वो अब इजीली वो ट्रांसफर कर सकता है बायर्स को पैसे के बदले में। स्पेसिफिक गुड्स को द गुड्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड एट द टाइम ऑफ द सेल इज मेड आर कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। असर्टेन गुड्स कौन कौन से होते हैं? गुड्स आइडेंटिफाइड विच बिकम असर्टेन सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड असर्टेन गुड्स। मतलब कुछ आपने कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ पर्टिकुलर सब्सिक्वेंटली चीज़ों के लिए आप कुछ ऐसे गुड्स बना रहे हैं, कुछ गुड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर्टेन मुद्दों के लिए, सर्टेन स्पेसिफिक रीजंस के लिए, उनको सर्टेन गुड्स कहते हैं। जेनेरिक गुड्स हो गए द गुड्स विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और सेल और द जेनेरिक गुड्स सच गुड्स आर डिफाइंड बाय द डिस्क्रिप्शन ओनली और मे फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए लॉट। मतलब पहले आपने कुछ उसको दिखाया नहीं है जेनेरिक गुड्स में, आपको केवल एक डिफाइन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ऐसा ऐसा गुड्स होगा, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेरिक गुड्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ ए डिसाइड टू सेल वन ऑफ द चेयर आउट ऑफ द 20 में से एक चेयर आपको बेचना है टू बी को बेचेंगे, पॉइंटिंग आउट इट आउट ऑफ द टाइम ऑफ द सेल टू बी, देन सच सेल इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल टू द स्पेसिफिक गुड्स, ठीक है। If A decide to sell a chair to the B, doesn't specify which chair he will sell, मतलब बता नहीं रहे कौन सी शेयर आप कौन सी चेयर बेची जाएगी आपको, then such a sale become a sale of contract of unascertain goods, ठीक है। मतलब 20 शेयर 50 चेयरें पड़ी हुई हैं एक रूम में, आपको बोला इस पर से एक चेयर आपको दे देंगे, तो आपकी तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। द चेयर विल बिकम द असर्टेन ओनली व्हेन ए मेकअप्स इज माइंड एज टू which chair he will sell to be and we gives is assent there, ठीक है। क्लियर? तो मतलब ये अनअसर्टेन और असर्टेन समझ में आ गया होगा आपको, सीधा सीधा बता दिया आपको क्या प्रोडक्ट बेचना है, बायर को भी पता है, सेलर को भी पता है, उसको हम लोग स्पेसिफिक गुड्स बोलेंगे। जेनेरिक गुड्स वो हो गए जिसमें आपने बोला कि 100 चेयर 100 प्रोडक्ट पड़े हैं, इसमें से आपको एक चेयर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, ना सेलर को पता है कौन सा बेचना है, ना बायर को पता है कौन सा मिलना है। बायर ने अगर सेलर बाद में अग्री हो गया इसमें से ये वाला आपको दे देना है, बायर वो अग्री बायर उसको लेने को तैयार हो गया, उसको बोलेंगे हम लोग जेनेरिक गुड्स, ठीक है। फ्यूचर गुड्स बताइए द गुड्स विच आर येट टू बी मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस आर द एक्वायर्ड ऑल द आर कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। जैसे आपको मकान बनता है ना, फ्लैट की तो सेल ऐसी होती है कि 1 साल बाद 2 साल बाद आपको पोजीशन देंगे, ठीक है। तो आपको उसका एक मॉडल दिखा दिया, उसका ब्लूप्रिंट दिखा दिया, उसके बाद आपको उसके पैसे ले लिए और आपको 2 साल 3 साल में प्रोडक्ट मार्केट में बनाकर दे देंगे। कॉन्टीजेंट गुड्स क्या होता है? कॉन्टीजेंट गुड्स आर काइंड ऑफ फ्यूचर गुड्स whose acquisition by the seller depend on the uncertain contingency. For example, X agrees to sell 1,000 yards of the imported coupons to Y, ठीक है, provided the ship which is bringing the goods reaches the port safely. This is agreement of sale of the contingent goods. मतलब ये भी फ्यूचर की तरह ही है, बस इसमें क्या है कि गुड्स डिलीवर हो गया, आपको पता है कि अगर मान लीजिए आपने अमेरिका से या साउथ अफ्रीका से कोई गुड्स मंगाया है, वो गुड्स अगर सेफली आ जाएगा इंडिया में तो वो सामान आपको हम बेच देंगे पैसों के बदले में, उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट गुड्स। तो इन द फ्यूचर गुड्स आर द पार्टीज आर नॉट डिस्चार्ज ऑन द नॉन प्रोडक्शन और नॉन एक्विजिशन ऑफ द प्रोडक्शन गुड्स, whereas in case of the contingent goods our procurement depend on the contingency, therefore the parties to the contract of the sale are discharged or non acquisition of the goods, ठीक है। तो फ्यूचर गुड्स हो गए जो अभी बना ही नहीं है, आपको बता दिए, ब्लूप्रिंट दिखा दिए कि ऐसा ऐसा गुड्स आपको मिलेगा, ठीक है। आप अगर राजी हो तो आप अभी इसमें अग्रीमेंट टू सेल कर लो, जैसे आपको पोजीशन दे देंगे आप पूरा पैसा दे देना। कॉन्टीजेंट गुड्स में एक कंडीशन रख दी कि मतलब ऐसा गुड्स डिलीवर हो जाएगा तो फिर हम आपको दे देंगे, ठीक।
तो सेल ऑफ गुड्स में ये इतना इंपॉर्टेंट था, वो हमने बता दिया। फिर हमारा कंडीशन एंड वारंटीज की बात करते हैं कि मेनी होता नहीं, मेनी टाइम सेलर ऑफ गुड्स मेक सर्टेन क्लेम्स अबाउट द गुड्स ही ऑफर्स फॉर सेल। दिस क्लेम्स मे रिलेट टू द क्वालिटीज, यूज, suitabilities, utilities of those goods. The seller and buyer may also agree upon the various terms relating to the subject matter. होता नहीं आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन होती हैं, हम लोग कई बार मोबाइल एप्लीकेशंस में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या कुछ भी फॉर्म भरते हैं तो कंडीशन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो व्हाट आर द कंडीशंस है, वो कंडीशंस में आपको दोनों बायर्स और सेलर्स को अग्री होना पड़ता है। वारंटीज तो आपको पता ही होगी क्या होता है कि वारंटी दे दिया कि ऐसा ऐसा कुछ अगर मिस हैपनिंग उसी प्रोडक्ट में आपको हम उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, रिफंड करेंगे। तो कंडीशंस इज ऑल अबाउट कि सेलर एंड बायर दोनों पार्टीज दे हैव टू बी अग्रीज अपॉन द वेरियस टर्म्स रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दिस एश्योरेंस may be mere expression of the opinions of the sailors and may not form part of the contract, but sometimes they may form part of the contract and the buyers buys the goods on the faith of such assurance. होता है कंडीशंस एंड वारंटीज तो पता ही होगा, कंडीशन टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर रहे थे। वारंटीज हम लोग को विश्वास करना पड़ता है, बिलीव करना पड़ता है। उन्होंने बोला कि 5 साल का वारंटी, 3 साल का वारंटी, 2 साल का वारंटी, ठीक है। फिर आया हमारा डेफिनेशन ऑफ कंडीशंस की डेफिनेशन क्या है। द टर्म कंडीशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 12, ये नोट कर लीजिएगा, अंडर सेक्शन 12(2) द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन क्या कहता है, ए कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट the breaches of which gives rise to right to treat the contract by the repudiated। ठीक है, तो रेपुडिएटेड की बात करेंगे हम लोग, मानेंगे कि अगर कोई भी कंडीशंस आपने जो दिया था वो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करेंगे आप तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस की क्या है, तो एज पर द सेक्शंस 12(2) एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बोलते हैं कि वट एवर द स्टिपुलेशन एसेंशियल्स भी हैव, जो भी कंडीशंस आप रख रहे हो प्रोडक्ट सेल करने में, वो कंडीशन आपको एनी हाउ फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो एज पर सेक्शन 12(2) की 12(2) की बात करते हैं, सेक्शन अंडर सब सेक्शन 2 की बात करेंगे, डेफिनेशन ऑफ कंडीशन हो गया। और डेफिनेशन ऑफ वारंटी क्या है, वारंटी तो पता है, वारंटी गारंटी तुम लोग पता ही है कि एज पर द अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलेटरल to the main purposes of the contract, the breaches of which gives rise to a claim for damages but not to a right to reject the goods and treat that contract by repudiated। मतलब आप इसमें ये नहीं कर सकते हैं कि आप डैमेजेस को क्लेम कर सकते हैं, ये नहीं बोल सकते कि आपको उसको गुड्स को रिजेक्ट कर देंगे, हमको वापस चाहिए। जो भी आपने वारंटी की कंडीशन दिया कि आपको हम उसको रिपेयर करके देंगे, आपको सर्विसेज करके देंगे, ठीक है। तो एज पर द सेक्शन, एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में जो डेफिनेशन दिया गया है वारंटीज का, उसमें यही बोला गया है और कुछ गुड्स में डैमेजेस होगा, जो भी डैमेजेस होगा उसको डैमेजेस को हम फुलफिल करेंगे, ठीक है। आपको ये अधिकार नहीं दे रहे कि आप कॉन्ट्रैक्ट को ही रेपुडिएटेड कर दें, ठीक है। तो यू कैन नॉट, आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बस जो भी डैमेजेस हुए हैं उन डैमेजेस को आप मांग सकते हैं। आप डैमेजेस आपको क्या करेगा, वो आपकी जिस कंपनी से आपने प्रोडक्ट लिया है वो डैमेजेस को आपको कैसे ना कैसे करके कंपनसेट करेगा। क्लियर? सिंपल। तो डेफिनेशन ऑफ वारंटी, डेफिनेशन ऑफ कंडीशन हमारा हो गया। आप उसमें हम लोग कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएटेड हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी हद तक की आप वारंटी आपको जो दिया है उसमें जो भी वारंटी की कंडीशंस हैं आप उसको क्लेम मांग सकते हैं, डैमेजेस का कंपनसेशन मांग सकते हैं आप, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट को आप रेपुडिएटेड कॉन्ट्रैक्ट को मना नहीं कर सकते हैं। हाँ उसमें कर सकते तृप्ति, इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आया कि 2-3 डिफरेंसेस देख लीजिए कंडीशंस और वारंटी में डिफरेंसेस क्या होता है। ए कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन, ए कंडीशन एक कॉन्ट्रैक्ट है विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक उद्देश्य होता है उसमें, एक जो चीज जरूरत होती है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो कंडीशन हम लोग बता देते हैं। वारंटी होता है, वारंटी इज ए स्टिपुलेशन विच इज ओनली कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
breaches of the conditions give the aggrieved party a right to sue for damages as well as the right to terminate the contract। तृप्ति, आपके क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक है, कि breaches of the conditions give the aggrieved party a right to sue for damages। आप damages के लिए भी sue कर सकते हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर सकते हैं। breaches of party, the breaches of the warranty gives only the right to claim the damages। damages क्लेम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो सकता आपका, बस आप जो भी आप डैमेजेस हैं उसको आप क्लेम कर सकते हैं। In the event of the breaches of condition, the aggrieved parties may choose to treat the breaches of the condition as the breaches of the warranty। A buyers may, for instances, like to retain the goods and claim only the damages। breaches of warranty cannot be treated as the breaches of condition। मतलब कुल मिला के कंडीशन में टर्म्स एंड कंडीशन की हम लोग बात करते हैं, इसमें एक मेन पर्पज के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें अगर कोई डैमेजेस हो गया हम लोग उसमें कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई एक वारंटी हम लोग को पता ही है, वारंटी एक सेलर पे भरोसा करके हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, कुछ डैमेजेस हो गया तो उसको कंपनसेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें आप लोग सेबियट एम्पीटर और पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं। सेबियट एम्पीटर बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट है सेबियट एम्पीटर। ठीक है, तो सेबियट एम्पीटर का क्या है, तो सेबियट एम्पीटर इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, इसमें क्या है कि इट मीन्स द कॉशंस द बिहेवियर बायर, सॉरी, ठीक है, इसमें कॉशंस द बायर्स के हम लोग बायर के लिए चेतावनी लिख देते हैं और बायर पूरा जिम्मेदार, लेट द बायर बी अवेयर, तो बायर की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरा उसको जानकार बने, अवेयर बने। इन अदर वर्ड, it is no part of the seller duties to point out defect of the goods he offers for the sale। The buyers must examine the goods and find out their suitabilities for the purposes he buys for them। सिंपल सी बात है भाई, सेबियट एम्पीटर का मतलब क्या है कि एक कानून है, एक लॉ बना के रखे हुए हैं, इसमें बायर्स, इट मीन्स बायर्स को एक अवेयर होना चाहिए, बायर्स को एक होता नहीं है कि सचेत जिसको बोलते हैं, बायर्स को एक बहुत केयरफुल होना चाहिए प्रोडक्ट लेते समय, ठीक है। और सेलर उसकी, जैसे प्रोडक्ट में बहुत सारे, सिगरेट में बहुत सारे जो भी हमारे सिन आइटम्स होते हैं, अल्कोहल की बात करेंगे हम लोग और सिगरेट्स की बात करेंगे, उसमें चेतावनी लिखा होता है। इवन तो सेलर नहीं बता रहा है कि आपको पी के ये कुछ होगा, इसको कंज्यूम करके कुछ भी होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सेलर का ड्यूटी नहीं है, सेलर का अधिकार, सेलर का कर्तव्य, सेलर का अधिकार नहीं है कि वो पॉइंट आउट करे डिफेक्ट्स का। सिन आइटम्स कोई भी प्रोडक्ट्स में, कोई भी प्रोडक्ट सेलर बेच रहा है, वो भाई लो क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, seller is not liable for point out the defect of the goods he offers for the sale। सेलर का जिम्मेदारी नहीं है, बायर्स की जिम्मेदारी है। बायर्स मस्ट हैव examine the goods and find out their suitabilities for the purposes he buys them for। सिंपल। तो सेबिट एम्पीटर का मतलब है, सीधा सा हिंदी में एक लाइन में समझ लो कि भाई कोई प्रोडक्ट आपको खरीदने जाना है तो सेलर आपको नहीं बताएगा इसमें कुछ कमी है या अच्छाई, कमी के बारे में वो नहीं बताएगा आपको, अच्छाई तो बताएगा, वो आपको अच्छे से एग्जामाइन करना है और अच्छे से आपको पता करना है, आपको अवेयर होना है, उसके बाद ही आप वो प्रोडक्ट खरीदिए। आपको लगता है वो सुटेबल है आपके लिए तभी प्रोडक्ट खरीदिए, अगर उसके बाद भी कुछ पंगा होता है तो यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल। गॉट इट? मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल? सेलर, बायर रिस्पॉन्सिबल होगा। सेबिट एम्पीटर समझ गया? तो कंडीशन एज टू क्वालिटी और द फिटनेस की हम लोग बात करते हैं। क्वालिटी आपको देखना है,